Listen to this audiobook, The Rise of the Celestial Emperor and His Seven Brides, only on the AS Novel Boy YouTube channel. Let's continue. हेफेस्टस साम्राज्य। हेफेस्टस किंगडम एक ऐसी जगह है जिसे ध्रुव आयल महाद्वीप में सभी अवैध गतिविधियों का केंद्र कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में यह किंगडम ध्रुव आयल महाद्वीप के अंडरवर्ल्ड की राजधानी बन गया है। यहाँ सभी तरह की अवैध गतिविधियां मौजूद थीं। लोगों को दिन दहाड़े मार दिया जाता था। पूरे महाद्वीप में यही एक जगह थी जहां कुलीनों को कोई सम्मान या वास्तविक शक्ति नहीं थी। कुलीन मूल रूप से बड़े समुदाय के कुत्ते थे। हेफेस्टस साम्राज्य को चलाने वाले बड़े समुदाय और ठग ही थे। वैध और अवैध के बीच की सीमा मिट चुकी थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां ज्यादातर आम लोग बड़े समुदाय और ठगों के लिए काम करके अपनी आय अर्जित करते थे। बड़े समुदाय कई आम लोगों को नौकरी देते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये बड़े समुदाय अच्छे लोगों से बने थे। मजदूरों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था और उन्हें बहुत कम वेतन मिलता था या बिल्कुल भी वेतन नहीं मिलता था। इस राज्य के राजा को गंभीरता से नहीं लिया जाता था और उसका खुलेआम मजाक उड़ाया जाता था और राजा इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। हेफेस्टस साम्राज्य में बड़े समुदाय राजा से ज्यादा प्रभावशाली थे। अगर बड़े समुदाय चाहते तो वे आसानी से राजा और सभी रईसों को उखाड़ फेंक सकते थे और पूरे हेफेस्टस साम्राज्य पर कब्जा कर सकते थे। लेकिन ऐसा करने से उनमें और भी अराजकता फैल जाती। भले ही राजा के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी, लेकिन उसकी उपस्थिति ने पूरे राज्य को एक साथ रखा। राजा के हटने के बाद क्षेत्र नियंत्रण के मामले में बड़े समुदाय के बीच एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी। साथ ही अगर राजा को हटा दिया जाता है तो दूसरे पड़ोसी साम्राज्य द्वारा हेफेस्टस साम्राज्य पर कब्जा करने की संभावना मौजूद थी। इकोनेक्सस साम्राज्य का हेफेस्टस साम्राज्य पर पहले से ही बहुत प्रभाव था। इकोनेक्सस साम्राज्य की वजह से ही वर्तमान हेफेस्टस साम्राज्य इतना दयनीय हो गया था। हेफेस्टस साम्राज्य उत्तर पश्चिम क्षेत्र के किनारे पर स्थित था। शक्ति के मामले में यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मौजूद 8 साम्राज्यों में सबसे कमजोर माना जाता है। हेफेस्टस साम्राज्य का भूगोल काफी दिलचस्प है। राज्य के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में समुद्र तट हैं। ध्रुव आयल महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में राज्य की सबसे लंबी निर्बाध तट रेखा है। पश्चिम में राज्य उजकान साम्राज्य के साथ सीमा साझा करता है। हालांकि अगर कोई उजकान साम्राज्य से हेफेस्टस साम्राज्य की ओर जाना चाहता है तो वहां जाने के 2 रास्ते हैं। हारगेओ पर्वत की उपस्थिति के कारण कोई सीधे हेफेस्टस साम्राज्य में नहीं जा सकता। इसकी उपस्थिति के कारण उजकान साम्राज्य के यात्रियों और व्यापारियों को हारगेओ पर्वत के दोनों ओर से चक्कर लगाना पड़ता था और हेफेस्टस साम्राज्य तक पहुंचना पड़ता था। और अंत में उत्तर हेफेस्टस साम्राज्य को अपने उत्तरी पड़ोसियों से सबसे ज्यादा खतरा है। मैथिया साम्राज्य एक ऑन-रेकल एलायंस सदस्य है और इकोनेक्सस साम्राज्य का करीबी दोस्त है। उजाकन साम्राज्य के यात्रियों को हेफेस्टस साम्राज्य तक पहुंचने के लिए मैथिया साम्राज्य जाना पड़ता है, या यात्री समुद्र की ओर जा सकते हैं और यात्रा करने के लिए नाव का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर यात्री और व्यापारी इस मार्ग का उपयोग करने से बचते हैं। इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है समुद्र में फैले असंख्य समुद्री डाकू।
समुद्री डाकू आपस में खुशी खुशी रहते हैं और तैराकी प्रतियोगिताओं का आयोजन करके अपने विवादों को सुलझाते हैं। जमीन पर समुद्री डाकुओं या समुदाय के बीच लगभग कोई लड़ाई नहीं होती। समुद्री डाकुओं के अलावा समुद्र शक्तिशाली समुद्री जादुई जानवरों के साथ सक्रिय था। यदि कोई समुद्री डाकुओं और समुद्री जादू के जानवरों से बचने में कामयाब हो जाता है, तो एक बार जब वे हेफेस्टस साम्राज्य के तट पर पहुंच जाते हैं, तो अपराधी उनसे 100 या कभी-कभी 1000 सोने के सिक्के वसूलने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। यात्री की उपस्थिति के आधार पर समुदाय अधिक या कम शुल्क ले सकते हैं और अधिकांश यात्रियों के पास आमतौर पर इतना पैसा नहीं होता है। यदि उनके पास 1000 सोने के सिक्के होते, तो वे टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करते, जो हेफेस्टस साम्राज्य की 1 महीने की यात्रा से कहीं अधिक तेज था। हारगेओ पर्वत पूरे ध्रुव आइल महाद्वीप में सबसे ऊंचे हैं। हारगेओ पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2 गुने आकार के थे। हारगेओ पर्वत एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करते थे और हेफेस्टस साम्राज्य और उजकान साम्राज्य के बीच किसी भी प्रत्यक्ष संपर्क या व्यापार को रोकते थे। इतना ही नहीं, हारगेओ पर्वत ध्रुव आइल महाद्वीप में कुछ निषिद्ध स्थानों में से एक है। ध्रुव आइल महाद्वीपों में कुछ स्थान ऐसे हैं जिन्हें निषिद्ध क्षेत्र या निषिद्ध स्थान माना जाता है। हारगेओ पर्वत उन स्थानों में से एक था। यहाँ तक कि एक शिखर 5वें क्रम का साधक भी जीवित नहीं बच सकता। हारगेओ पर्वत और लगभग 100 किलोमीटर का परिवेश बर्फ और ठंड से ढका रहता है। ऐसा कहा जाता है कि शक्तिशाली जादुई राक्षस जो बर्फ के जादू का उपयोग करने में सक्षम हैं, हारगेओ पर्वत में रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आइस फेनिक्स भी हारगेओ पर्वत की चोटी पर रहता है। आज तक कोई भी साधक हारगेओ पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। जो साधक हारगेओ पर्वत और उसके आसपास के इलाकों को देखने की कोशिश करते हैं, वे कभी वापस नहीं आ पाते। हारगेओ पर्वत एक ऐसी जगह है जहां हर कोई नहीं जाता। इस युद्ध में इको डोमिनियन साम्राज्य बहुत बदकिस्मत है। साम्राज्य पर 3 तरफ से हमला हुआ है, जबकि हेफेस्टस साम्राज्य को सिर्फ एक तरफ से हमला झेलना पड़ा है। इसका मतलब है कि हेफेस्टस राजा को अपना ध्यान, संसाधन, सेना और पैसा किसी और चीज पर नहीं लगाना पड़ेगा। हेफेस्टस साम्राज्य की उत्तरी सीमा से कई किलोमीटर दूर राज्य की सेनाएं विश्राम के लिए रुक गईं। राजा एडन दयानंद जिन सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे, उनमें से ज्यादातर इस्तारिन साम्राज्य की सेनाएं थीं। अगर वासु ने हेफेस्टस साम्राज्य में 5 लाख सैनिक और 5000 ड्रैगनियन नहीं भेजे होते, तो यह साम्राज्य इस युद्ध में सबसे पहले हारने वाला साम्राज्य होता। इस्तारिन साम्राज्य के आधे मिलियन सैनिकों को छोड़कर राज्य के पास मुश्किल से 1 लाख सैनिक थे और 1 लाख सैनिकों में से लगभग सभी सैनिकों के पास उचित प्रशिक्षण, अनुशासन और बुनियादी उपकरणों की कमी थी जो एक सैनिक के पास होना चाहिए। हेफेस्टस साम्राज्य के सैनिकों से ज्यादा गुंडों जैसे दिखते थे। उनके कपड़े गंदे थे, उनका रूप अस्त व्यस्त था और उनमें से कुछ तो मोटे भी थे और उनके पेट इतने बड़े थे कि गर्भवती महिलाओं के पेट जितने बड़े थे। यह हेफेस्टस साम्राज्य द्वारा छोड़ी गई सारी सेना थी। ईमानदारी से अपने सैनिकों को देखकर हेफेस्टस राजा को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे लगा कि वह उन्हें 1 पैसा भी नहीं देगा। दिन भर समुदाय और गुंडों के जूते चाटने
और अपने अधिकार से आम लोगों को धमकाने के अलावा ये सैनिक और कुछ नहीं करते थे। अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए वे मुफ्त में खाते और सोते थे। एक छोटे से पहाड़ की चोटी पर खड़े राजा एडियन और उनके प्रधानमंत्री फेबियन घोड़ों पर बैठे अपने सैनिकों को देख रहे थे। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सुअरों की एक सेना खड़ी कर रहा हूं। प्रधानमंत्री फेबियन ने इस समय चुप रहना ही उचित समझा, क्योंकि उनके पास राजा को जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। देखो, मैंने जो सैनिक खड़े किए हैं वे कितने शक्तिशाली और डरावने दिखते हैं। उन्हें देखकर ही दुश्मन सेना युद्ध से भाग जाएगी। मेरी सेना इस महाद्वीप की सबसे अच्छी सेना है। इन व्यंग्यात्मक वाक्यों के पीछे प्रधानमंत्री फेबियन ने राजा एडियन के दर्द को महसूस किया। महाराज, अगर हम यह युद्ध जीत जाते हैं तो हम महामहिम से मदद मांग सकते हैं। इस्तारिन साम्राज्य की मदद से जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस राज्य में कोई समुदाय, ठग और भ्रष्टाचार नहीं होगा। हेफेस्टस साम्राज्य की भूमि पर एक बार फिर शांति लौट आएगी। सांस। एडियन नीचे आया और रात के आसमान की ओर देखा। अगर हम जीतते हैं तो हम सब कुछ जीतते हैं। अगर हम हारते हैं तो हम सब कुछ खो देते हैं। एडियन ने अपने राज्य में समुदाय को अपमानित करके इस युद्ध में भाग लिया, क्योंकि उसे इस्तारिन साम्राज्य में एक आशा की किरण दिखाई दी थी। यह वही आशा की किरण थी जिसकी उसे और उसके राज्य के लोगों को शांति लाने और अपनी खुशी पाने के लिए सख्त जरूरत थी। और आशा की वह किरण इस्तारिन साम्राज्य की राजधानी में स्थित ड्रैगन पैलेस के अंदर थी। सालों से एडियन उन सभी चीजों को सहता आ रहा है जो समुदाय कर रहे थे, लेकिन सालों तक सहने के बाद जब उसे लगा कि वह अंधकार में खो जाएगा और सब कुछ खो देगा, तो स्वर्ग से एक रोशनी उस पर चमकी। रोशनी ने उसे वासु तक पहुंचाया। रोशनी ने उसे एक अवसर दिया। यह उसके पिता की मौत का बदला लेने का अवसर था। यह उन सभी चीजों को फिर से बनाने और बहाल करने का अवसर था जो उसने वर्षों में खोई है। यह अपने लोगों के लिए शांति लाने का अवसर था और अंत में यह उसके सभी दुश्मनों को हमेशा के लिए मिटा देने का अवसर था। इको नेक्सस सम्राट रजत हेफेस्टस साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार था और एडियन का पिता था। जब उसने घोषणा की कि वे इस्तारिन साम्राज्य में शामिल होने जा रहे हैं और ऑनरेकल एलायंस के खिलाफ युद्ध छेड़ने जा रहे हैं, तो उसके अपने रईसों ने उसे मूर्ख कहा। लेकिन एडियन को इसकी परवाह नहीं थी। वह थक चुका था। वह बदलना चाहता था। क्या यह बदलाव उसे खत्म कर देगा या उसके साम्राज्य में बड़ी क्रांति लाएगा, यह अभी भी उसे नहीं पता था। लेकिन एडियन ने इसे महसूस किया। उसके दिल ने उसे बताया कि यही मौका था। इस तरह का अवसर अगले 1000 या 10,000 सालों तक उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा। जब एडियन और फेबियन दुश्मन सैनिकों की तलाश करते हुए आपस में बात कर रहे थे, तो सैनिकों के भीतर का माहौल तनावपूर्ण था। उग्रसेन सैनिकों और हेफेस्टस सैनिकों के बीच स्पष्ट तनाव था। जब इस्तारिन सैनिक यहां पहुंचे तो उनका स्वागत मुस्कुराहट और सुखद शब्दों से करने के बजाय उनका उपहास और अपशब्दों से किया गया। जनरल हेनरी के आदेश के तहत इस्तारिन सैनिकों में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया, भले ही वे गुस्से में उबल रहे थे। उन्हें चुप देखकर हेफेस्टस साम्राज्य के सैनिक समय बीतने के साथ और भी दुस्साहसी हो गए। उन्होंने हर संभव तरीके से इस्तारिन सैनिकों को धमकाना शुरू कर दिया, चाहे वह शब्दों के माध्यम से हो या कार्यों के माध्यम से।
स्थारीन सैनिकों ने क्रोध में अपना दिमाग न खोने की पूरी कोशिश की और उन ठग दिखने वाले सैनिकों की जमकर पिटाई शुरू कर दी। सेना के भीतर, भाई क्या हुआ? तुम क्या ढूंढ रहे हो? हैरी, जो पीक के उग्रसेन साम्राज्य के दूसरे क्रम के नाइट थे, ने अभिमन्यु से पूछा। चूंकि वे दोनों एक दूसरे को जानते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को भाई कहते थे। सेना में सैनिक की उम्र और श्रेष्ठता के आधार पर एक दूसरे को भाई या बड़ा भाई या छोटा भाई कहना काफी सामान्य था। अभिमन्यु एक मध्य द्वितीय श्रेणी का सैनिक है। हैरी की तरह ही वह भी एक शूरवीर था। हैरी और अभिमन्यु उस समय सैनिक बने जब स्थारीन साम्राज्य ने जुलुक्स राजवंश के राजा को हराने और पूरे जुलुक्स राजवंश पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल की थी। आमतौर पर उन दोनों के लिए सिर्फ 8 या 9 महीनों के भीतर दूसरे क्रम तक पहुंचना असंभव है और उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए वे किसी भी साधना के संसाधन का खर्च नहीं उठा सकते। अगर वे सेना में शामिल नहीं होते तो वे दोनों या तो किसान बन जाते या राजधानी में कोई और पेशा चुन लेते। मैं अपनी पत्नी के लिए खरीदी गई अंगूठी की तलाश कर रहा हूं, लेकिन मुझे वह कहीं नहीं मिल रही है। मुझे याद है कि मैंने उसे अपनी जेब में रखा था, लेकिन अब वह गायब हो गई है। जब स्थारीन सैनिक हेफेस्टस साम्राज्य में पहुंचे तो वे कुछ घंटों के लिए रुके थे और उन्हें शहर में घूमने की अनुमति दी गई थी। अभिमन्यु को एक अच्छी अंगूठी मिल गई थी। उसने अपनी पत्नी के लिए वह अंगूठी खरीदने में अपनी 8 महीने की तनख्वाह खर्च कर दी थी, जिससे उसने लगभग 1 महीने पहले शादी की थी। अपनी शादी में उसे कुछ खास देने का मौका नहीं मिला क्योंकि वह ज्यादातर काम में व्यस्त था और उसके पास खरीदारी करने का समय नहीं था और उनकी शादी जल्दबाजी में हुई थी। इसलिए उसने सोचा कि इस अंगूठी से उसकी भरपाई करूं, लेकिन अब वह अंगूठी चली गई थी। ध्यान से जांच करो, तुमने अंगूठी कहां रखी है? अभिमन्यु की बातें सुनकर हैरी भौंचक्का रह गया। वह अनुमान लगा सकता है कि अगर अभिमन्यु इतना हताश और घबराया हुआ दिख रहा है तो अंगूठी की कीमत उसे बहुत ज्यादा चुकानी पड़ी होगी। अभिमन्यु एक मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवार से था। शादी के बाद वह राजधानी में रहने लगा क्योंकि वह वहां काम करता था और अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता था, और स्थारीन साम्राज्य के सैनिक के रूप में अभिमन्यु को किराए और दैनिक वस्तुओं पर छूट मिलती थी। इसलिए अपनी आय के साथ वह और उसकी पत्नी राजधानी में बहुत ही आरामदायक जीवन जीने में सक्षम थे। अभिमन्यु ने अपनी पत्नी के लिए एक अंगूठी खरीदने के लिए अपने 8 महीने के वेतन का उपयोग किया था। अगर वह अंगूठी खो देता है तो उसके पास अगले कुछ महीनों तक अपनी पत्नी के लिए कुछ भी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होंगे। मैंने पहले ही सब कुछ 6 बार जांच लिया है, अभिमन्यु ने हताश और घबराए हुए स्वर में उत्तर दिया। भाई, तुमने आखिरी बार अंगूठी कब देखी थी? हैरी ने पूछा। आखिरी बार मैंने अंगूठी तब देखी थी जब मैं रेस्तरां के सामने था। अभिमन्यु ने बोलना बंद कर दिया क्योंकि उसे कुछ एहसास हुआ। रास्ते में हेफेस्टस साम्राज्य के कुछ सैनिक उसके पास आए और उसे भोजन कराने की पेशकश की। भले ही उसने मना कर दिया, लेकिन वे जिद करते रहे और उसका हाथ नहीं छोड़ा। यह वे ही थे। अभिमन्यु को तब एहसास हुआ कि उन सैनिकों ने उसे धोखा दिया था। जब उसका ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने उससे अंगूठी छीन ली। उन्होंने उसे पहले अंगूठी खरीदते हुए देखा होगा। उसी समय कुछ सैनिक उधर से गुजरे।
अभिमन्यु ने तुरंत उन्हें पहचान लिया। रोजर्स, बेहतर होगा कि तुम मेरी अंगूठी मुझे लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शिकायत करूंगा और तुम्हें सजा दिलवाऊंगा, अभिमन्यु ने ऊंची आवाज में कहा और आसपास खड़े दोनों तरफ के सैनिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। 5 फीट 5 इंच लंबे रोजर्स रुक गए। उनके पीछे उनके गुर्गे भी रुक गए। दोनों ने सेना में और बाहर जिंदा रहने के लिए रोजर के जूते चाटे। अभिमन्यु, क्या ये तुम हो? अभिमन्यु को देखकर रोजर्स ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। भाई, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें खाना पसंद आया होगा। तुम सब कुछ खत्म किए बिना ही इतनी जल्दी चले गए। अगली बार मैं तुम्हें किसी बेहतर रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा। रोजर्स ने जानबूझकर ऊंची आवाज में बात की, जिससे और अधिक ध्यान आकर्षित हुआ। अपनी बकवास बंद करो, कमीने, और मेरी अंगूठी लौटा दो। आम तौर पर अभिमन्यु एक सहज व्यक्ति है जो लगभग सभी के साथ मिलजुल कर रह सकता है, लेकिन जब वह नाराज होता है तो वह एक अलग व्यक्ति बन जाता है। अपनी अंगूठी लौटाओ। भाई, तुम भूल गए हो कि यह शुरू से ही मेरी अंगूठी है। रोजर्स ने अपनी जेब से एक चांदी की अंगूठी निकाली और सबको दिखाई। वह ऐसा दिखा रहा था मानो अभिमन्यु वहां लेटा हुआ है, लेकिन उग्रसेन साम्राज्य के सैनिकों को अभिमन्यु पर विश्वास था। वे जानते थे कि हेफेस्टस साम्राज्य के सैनिकों का चरित्र संदिग्ध था। किसी ने एक बार कहा था कि किसी किताब का मूल्यांकन उसके कवर से मत करो, लेकिन यहाँ उनकी शक्ल सूरत उनके व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल खा रही थी। वे स्थानीय गुंडों की तरह कपड़े पहने हुए थे और उनका व्यक्तित्व उनके पहनावे से मेल खा रहा था। अब तक इसने बहुत हंगामा मचा दिया था। लगभग सभी सैनिक उनकी दिशा में देख रहे थे। शूरवीर लगभग लड़ने के लिए तैयार थे। अगर रोजर्स ऐसा ही करता रहा तो निश्चित रूप से लड़ाई छिड़ने वाली थी। यहाँ हर शूरवीर अभिमन्यु को जानता था और उसके चरित्र को जानता था। अभिमन्यु एक अच्छा और ईमानदार आदमी था। वह झूठ बोलने और हंगामा करने वाला व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा स्थारिन साम्राज्य के हर शूरवीर को हेफेस्टस सैनिकों से कुछ खास नफरत थी। उनके आने के बाद से वे उनके साथ हर तरह की हरकतें कर रहे थे, जिससे उनकी सहन शक्ति चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अगर उनके कैप्टन ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें जवाब न देने के लिए नहीं कहा होता तो अब तक सभी हेफेस्टस सैनिक मर चुके होते। तुम मुझे रेस्तरां में ले गए। जब तुमने मेरा ध्यान भटकाया तो तुम्हारे एक अनुचर ने मेरी अंगूठी ले ली। हा हा हा, अब मुझे याद आ गया। अचानक रोजर्स हंस पड़े। उन्हें एहसास हुआ कि इस स्थिति में झूठ बोलना उनकी मदद नहीं करेगा। माहौल में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। हेफेस्टस के सैनिक उग्रसेन सैनिकों को नापसंद करते थे, क्योंकि उग्रसेन साम्राज्य के कारण उनके राजा ने उन्हें युद्ध के लिए मजबूर किया था। वे इस बात से असंतुष्ट थे कि उनके राजा एडियन ने युद्ध की घोषणा कर दी थी। हेफेस्टस के सैनिकों को आसान जीवन और आसान वेतन की आदत हो गई थी। अब वे अपना गुस्सा स्थारिन सैनिकों पर निकाल रहे थे। इसके अलावा वे स्थारिन सैनिकों से ईर्ष्या भी कर रहे थे। उनकी तुलना में स्थारिन सैनिक अमीर व्यापारियों की तरह दिखते थे। उनके शरीर कवच से ढके हुए थे। उनके पास शक्तिशाली और महंगे हथियार थे और वे मजबूत थे। हेफेस्टस के सैनिकों के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। उसी समय दोनों पक्षों के कमांडरों ने इस पर ध्यान दिया। अब तक एडियन और फेबियन ने भी बात करना बंद कर दिया था और अपनी बढ़ी हुई इंद्रियों से स्थिति का निरीक्षण कर रहे थे।
चूंकि आप पहली बार हेफेस्टस साम्राज्य में आए हैं, इसलिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। इस साम्राज्य में हम जो कुछ भी लेते हैं उसे चोरी नहीं माना जाता है। अब जब मेरे पास यह अंगूठी है तो यह अंगूठी मेरी है। तुम बहुत आगे जा रहे हो। अभिमन्यु ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। मैं यह अंगूठी तुम्हारी मां को देने की योजना बना रहा था। जैसे ही ये शब्द रोजर के मुंह से निकले, उसने हवा का एक झोंका महसूस किया और फिर एक जोरदार थप्पड़ उसके दाहिने गाल पर पड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। टकराना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभिमन्यु पूरी तरह से पागल हो गया था। वह जमीन पर बैठ गया और रोजर्स के चेहरे पर मुक्का मारने लगा। तुमने हमारे सामने हमारे ही जैसे एक व्यक्ति पर हमला करने की हिम्मत की। उसे मार डालो। हेफेस्टस सैनिक अभिमन्यु पर टूट पड़े। यह देखकर हेनरी ने हेफेस्टस साम्राज्य के सेनापति की ओर देखा और पूछा, मैं उन्हें रोकूंगा। हालांकि जैसे ही हेनरी आगे बढ़ा, उसने पाया कि एक हाथ उसका रास्ता रोक रहा है। उन्हें जाने दो। अगर वरिष्ठ हमारे कनिष्ठों के छोटे मोटे मामलों में दखल देते हैं तो यह ठीक नहीं होगा। मुझे इसे सुलझाने दो। हेफेस्टस साम्राज्य के सेनापति को यह बात स्पष्ट रूप से पसंद आ रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। यह सुनकर हेनरी का चेहरा ठंडा पड़ गया। शुरू से ही उसने अपने सैनिकों को रोक रखा था, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। ये कुत्ते तब तक चुप नहीं रहेंगे जब तक कि उनमें से कुछ मर न जाए। चूंकि हेफेस्टस किंगडम के जनरल ने उसे हस्तक्षेप न करने के लिए कहा था, इसीलिए हेनरी ने कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन अभिमन्यु पर हमला होते देख शूरवीरों ने सबसे पहले हमला किया। शूरवीरों के पीछे ड्रैगनियन भी लड़ाई में शामिल हो गए। हालांकि हर ड्रैगनियन लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। 30 सेकंड में शक्तिशाली उग्रसेन सैनिकों के सामने हेफेस्टस साम्राज्य के सैनिकों को बेरहमी से पीटा जा रहा था। बचे हुए हेफेस्टस सैनिक कुछ नहीं कर रहे थे, बस वहीं खड़े होकर अपने अधीनस्थों और सहकर्मियों को पिटते हुए देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई फिल्म देख रहे हों। उनके चेहरों पर मुस्कान इस बात को साबित कर रही थी। अपने सैनिकों को पिटता देख हेफेस्टस किंगडम के जनरल का चेहरा बदसूरत हो गया। वह जल्दी से हेनरी की ओर मुड़ा और पूछा, सर हेनरी, कृपया उन्हें रोकिए। इससे पहले उसने हेनरी को कभी इतने सम्मान से संबोधित नहीं किया था। मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूं? जैसा कि किसी ने कहा है कि वरिष्ठों को जूनियर्स के छोटे मोटे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये शब्द सुनकर उसे लगा जैसे हेनरी ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। उसे लगा कि उसका चेहरा शर्म और शर्मिंदगी से जल रहा है। महाराज, क्या हमें उन्हें नहीं रोकना चाहिए? हेफेस्टस राजा को भी अपने सैनिक पसंद नहीं थे। वास्तव में वह इन घमंडी गुंडे जैसे दिखने वाले कमीनों को पिटते हुए देखकर खुश था। यह स्पष्ट रूप से उनकी गलती थी। इन सुअरों को कुछ और मिनटों के लिए अपनी मीठी मालिश का आनंद लेने दें। किसी भी सैनिक ने हमला करने के लिए किसी भी तरह का मन इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने हमला करने के लिए अपनी मुट्ठी और पैरों का इस्तेमाल किया और उनके हमले जानलेवा भी थे। यहां क्या हो रहा है? यहां क्या हो रहा है? ड्रैगन ट्रांसफर का उपयोग करते हुए वासु वहां पहुंचा। जो कुछ हो रहा था उसे देखकर वह दंग रह गया। वासु जानता था कि उसके सैनिक गुंडे या ऐसे सैनिक नहीं थे जो बिना किसी अच्छे कारण के अपने ही सहयोगी सैनिकों को पीटेंगे। हर स्थानीय सैनिक को आदेशों का पालन करने और अच्छे व्यवहार के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जब कोई रंगरूट अपनी यात्रा शुरू करता है
तो उसे सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि तुम इस थारिन साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करते हो। आपको अपने कार्यों और व्यवहार के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि आप इस थारिन साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। टकराना, यह देखकर कि दोनों पक्षों के बीच लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी और स्थिति और खराब होती जा रही थी, वासु ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, सभी सैनिक रुक गए, क्योंकि उन्हें लगा कि रात का आसमान चमक रहा है। ऊपर देखने पर उन्हें जल्द ही अपने ऊपर एक बहुत बड़ा आग का गोला दिखाई दिया। आग का गोला देखकर सभी स्थारिन सैनिकों ने लड़ाई रोक दी। उनका ध्यान वासु पर गया, जो उनके ऊपर हवा में खड़ा था। लड़ना बंद करो, अन्यथा मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से दंडित करूंगा। यहां तक कि हेफेस्टस साम्राज्य के सैनिकों ने भी वासु के आदेश का पालन किया। वासु हेनरी के पास उतरा और पूछा, यहां क्या हुआ? हेनरी ने हेफेस्टस सैनिकों द्वारा यहां आने के बाद से की जा रही हर हरकत के बारे में विस्तार से बताया। हेनरी जितना ज्यादा बोलता गया, हेफेस्टस साम्राज्य के सेनापति का चेहरा उतना ही बदसूरत होता गया, क्योंकि यह सब उसकी गलती थी, क्योंकि वह अपने अधीन सैनिकों को अनुशासित करने में विफल रहा था। आमतौर पर उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि हेनरी ने ये शब्द एडियन से कहे हैं, लेकिन यह उग्रसेन सम्राट था। उसने लंबे समय से उग्रसेन सम्राट के बारे में सुना है और जानता है कि एडियन के विपरीत वासु हर किसी की जिंदगी खत्म करने में संकोच नहीं करेगा। हेनरी की बातें सुनने के बाद वासु ने सैनिकों की ओर रुख किया, जो अब दो समूहों में बंट गए थे। दाईं ओर उग्रसेन सैनिक क्रम में खड़े थे, जबकि बाईं ओर हेफेस्टस सैनिक अव्यवस्थित रूप से खड़े थे। उनमें से कुछ जमीन पर बैठे थे और दर्द से कराह रहे थे। आप कौन हैं? वासु ने हेफेस्टस सैनिकों की ओर धीरे धीरे चलते हुए पूछा। उसकी ठंडी आवाज सुनकर हेफेस्टस के सैनिकों ने अनजाने में अपनी पीठ सीधी कर ली। उसका सवाल सुनकर कोई जवाब नहीं मिला। तुम सैनिक हो या फिर सड़क पर घूमने वाले गुंडे? हालांकि हेफेस्टस के सैनिकों को अपमानित महसूस हुआ, लेकिन उनमें से किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने चुपचाप उसकी बातें मान ली। इस बीच वासु उनकी ओर बढ़ता रहा। मोटा पेट, पीले दांत, गंदे कपड़े, लंबे गंदे और बिखरे बाल। क्या एक सैनिक को खुद को ऐसे पेश करना चाहिए? वासु को अपने पास आते देख जो लोग पहले जमीन पर बैठे थे, वे खड़े हो गए। तुम लोग बिना किसी हथियार के लड़ने की योजना कैसे बना रहे हो? बिना किसी कवच के जीवित रहने की योजना कैसे बना रहे हो? क्या तुम लोग युद्ध के मैदान को एक खेल का मैदान समझते हो? वासु ने धीरे धीरे हेफेस्टस सैनिकों पर अपनी हत्या की मंशा को थोड़ा कम किया। उसकी हत्या की नीयत से तुरंत ही सभी सैनिकों के चेहरे पीले पड़ गए। उनके चेहरों से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। भय से उनके हाथ पैर कांपने लगे। वासु रोजर्स के सामने चला गया, जो सबसे आगे खड़ा था। रोजर्स का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। ड्रैगन सम्राट ने रोजर्स की ओर देखने से पहले सभी हेफेस्टस सैनिकों को देखा। वह रोजर्स के पास आया और फुसफुसाते हुए स्वर में बोला, मैं तुम सभी को मार सकता हूं, इससे पहले कि तुम लोग अपने अगले विचारों को जन्म दो। उस समय उन गहरी लाल आंखों में देखते हुए, जिनमें लाखों लोगों का खून समाया हुआ था, रोजर्स को लगा कि उसकी आत्मा भय से कांप रही है। वासु ने चुपचाप अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। रोजर्स समझ गया कि उसे क्या करना है। उसने वह अंगूठी निकाली जो इस सब का स्रोत थी। वासु ने अंगूठी ली और अभिमन्यु को बुलाया। महाराज,
मैं क्षमा चाहता हूं। हेफेस्टस राजा को अपने सैनिकों की वजह से बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। सैनिकों की ओर से राजा ने इस्तारिन सम्राट से माफी मांगी ताकि इस्तारिन सैनिक हेफेस्टस सैनिकों के प्रति कोई और द्वेष न रखें। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है सर एडियन। मैं आपके राज्य की स्थिति के बारे में पूरी तरह से जानता हूं। वासु ने एडियन के दाहिने कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना दी। जैसे ही यह युद्ध समाप्त होगा, उग्रसेन साम्राज्य हेफेस्टस साम्राज्य के भीतर की सारी गंदगी साफ कर देगा। यह एक वादा है। वासु समझ सकता है कि हेफेस्टस राजा उनके साथ क्यों शामिल हुआ। वह आभारी है कि हेफेस्टस राजा उनके साथ शामिल हो गया। भले ही साम्राज्य की हालत वाकई बदतर थी और वे किसी दूसरे साम्राज्य से लड़ने की स्थिति में नहीं थे, एक साम्राज्य से तो बिल्कुल नहीं। वासु ने आदियन को उसके राज्य में सहायता करने की योजना बनाई थी। ये सुनकर आदियन थोड़ा भावुक हो गया। उसने पूरी कोशिश की कि यह बात उसके चेहरे पर न दिखे। धन्यवाद। हेफेस्टस राजा ने दिल की गहराइयों से वासु का शुक्रिया अदा किया। वासु ने बस अपना सिर हिलाया। सब लोग आगे बढ़ो, मैं दुश्मन सैनिकों को महसूस कर सकता हूं। वासु को एहसास हो गया कि दुश्मन सैनिकों के पास मध्य 5वें क्रम का एक कल्टीवेटर है। हालांकि एक बार फिर हेफेस्टस के सैनिकों ने परेशानी खड़ी कर दी। मैं नहीं जा रहा हूं। वासु, एडियन, फेबियन और अन्य लोगों ने सैनिक की ओर देखा। हेफेस्टस के अन्य सैनिक रास्ते से हट गए। क्या आपको लगता है कि यह एक फील्ड ट्रिप है? एडियन ने गुस्से से पूछा। जब तक आप मुझे मेरा बकाया वेतन नहीं दे देते, मैं आपके लिए नहीं लड़ूंगा। हाँ, जब तक आप हमें हमारा वेतन नहीं देंगे, हम भी युद्ध के मैदान में नहीं जाएंगे। मुझे वेतन मिले 6 महीने हो गए हैं। सैनिक के साथ मिलकर हेफेस्टस के अन्य सैनिकों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। इससे एडियन और भी शर्मिंदा हो गया। यह सोचकर कि उसके अपने सैनिक ठीक उस समय ऐसा कुछ करेंगे जब लड़ाई शुरू होने वाली है, एडियन वासु के सामने बहुत शर्मिंदा हुआ। यह एडियन की गलती नहीं थी कि वह सैनिकों को वेतन देने में विफल रहा। समुदाय की वजह से मुश्किल से कोई आय होती थी। लोगों ने राज्य को कर देने के बजाय समुदाय को सुरक्षा शुल्क देने को प्राथमिकता दी और लगभग सभी सरकारी अधिकारी भ्रष्ट थे और राजस्व का अधिकांश हिस्सा अपने पास रख लेते थे। वासु ने बोलने से पहले एक पल सोचा। इस लड़ाई के बाद उग्रसेन साम्राज्य तुम्हारे सारे बकाया वेतन का भुगतान करेगा। यह सुनकर सभी हेफेस्टस सैनिक बहुत खुश हुए। उग्रसेन साम्राज्य पूरे महाद्वीप में सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक था। उन्हें वेतन देना उग्रसेन साम्राज्य के लिए बहुत छोटी बात होगी। सर वासु, आपको इसकी जरूरत नहीं है। वासु इतनी छोटी सी बात को लेकर वासु पर बोझ नहीं डालना चाहता था। सब ठीक है। वासु ने हेफेस्टस सैनिकों से बात करने से पहले अपना हाथ हिलाया। अब आगे बढ़ो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बकाया वेतन मिल जाए। इस बार हेफेस्टस के किसी भी सैनिक ने शिकायत नहीं की। वे चुपचाप उग्रसेन सैनिकों का पीछा करते हुए हेफेस्टस साम्राज्य की उत्तरी सीमा की ओर बढ़ गए। हेनरी, नेतृत्व संभालो। मैं 5वें और 4थे क्रम के साधकों का ख्याल रखूंगा। सर एडियन, मुझे उम्मीद है कि अगर हेनरी नेतृत्व संभालता है तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। हेनरी ने कई युद्ध लड़े हैं और उसे सैनिकों का नेतृत्व करने का अनुभव है। हेफेस्टस साम्राज्य के अनाम सेनापति के लिए वासु ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह किसी काम का नहीं था।
भले ही हेफेस्टस सेनापति चौथे क्रम का नौसिखिया लग रहा था, लेकिन वासु को लगा कि उसके साम्राज्य का एक शीर्ष तीसरे क्रम का सैनिक भी इस आदमी को हरा सकता है। बेशक मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एडियन को युद्ध के मैदान में सैनिकों का नेतृत्व करने का अनुभव नहीं था। हेनरी इस भूमिका के लिए अधिक उपयुक्त था और एडियन को वासु द्वारा हेनरी को यह भूमिका दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी। जैसे ही वे हेफेस्टस साम्राज्य की उत्तरी सीमा के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि दुश्मन सेना उनका इंतजार कर रही थी। दुश्मन ने उनके साथ ठीक 5 लाख सैनिक खरीदे थे, जबकि उग्रसेन साम्राज्य और हेफेस्टस साम्राज्य ने 6 लाख सैनिक खरीदे थे। दोनों पक्षों के पास लगभग बराबर संख्या में जादुई तोपें थीं। वासु ने हेफेस्टस साम्राज्य में अपने 5 लाख सैनिकों को भेजते समय अन्य जरूरतों के साथ जादुई तोपें भी भेजीं। वह जानता था कि साम्राज्य की खराब स्थिति को देखते हुए ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे साम्राज्य के पास दुश्मन साम्राज्य के मुकाबले शक्तिशाली घेराबंदी के हथियार हों। वासु ने एडियन और हेनरी को आगे खड़ा कर दिया और दुश्मन कमांडर का सामना किया, जो बहुत युवा लग रहा था। वासु दूसरी पंक्ति में खड़ा था और दुश्मन का निरीक्षण कर रहा था। सर एडियन, क्या आप दुश्मन के कमांडर को जानते हैं? दुश्मन के जनरल को देखकर कोई भी बता सकता है कि वह कोई उच्च पद का व्यक्ति है। उसकी पृष्ठभूमि असाधारण रही होगी। यह बात वह उसके द्वारा पहने गए आलीशान कपड़ों से बता सकता है। जनरल के चारों ओर 4 गार्ड खड़े थे। कोई भी बता सकता है कि ये 4 गार्ड उसकी सुरक्षा के लिए यहां भेजे गए थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह मेथिया सम्राट का चौथा पुत्र है। उसका नाम हमजा है। अडियन ने हमजा के बारे में और जानकारी दी। हमजा मेथिया सम्राट का सबसे छोटा बेटा है। करीब 1 महीने पहले हमजा 18 साल का हो गया। 18 साल का होने पर मेथिया सम्राट ने उसे 10,000 सैनिकों के साथ जनरल का पद दिया। सम्राट ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसका सबसे छोटा बेटा लड़ाई और युद्ध में अनुभव हासिल कर सके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सम्राट अपने सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए किसी ऐसे अनुभवहीन व्यक्ति को भेजेंगे। मुझे नहीं पता कि वह क्या सोच रहे हैं। एडियन ने अपना सिर हिलाया। उनकी राय में यह एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण कदम था। उसके चेहरे को देखकर ही पता चलता है कि अहंकार और घमंड उसकी हड्डियों में समाया हुआ था। वह हीरे का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ था। वह उन निकम्मे रईसों में से एक है जो बेकार हैं। हालांकि वासु ने अलग तरीके से सोचा। मुझे लगता है कि सम्राट चाहते हैं कि उनका बेटा इस युद्ध से अनुभव प्राप्त करे और प्रतिष्ठा अर्जित करे। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्टारिन साम्राज्य टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करके अपने 5 लाख सैनिकों को भेजेगा। उन्होंने सोचा कि सिर्फ 5 लाख सैनिकों के साथ वे आसानी से हेफेस्टस साम्राज्य पर कब्जा कर सकते हैं। वासु के शब्द सटीक थे। जब हमजा ने अपनी सेना से बड़ी सेना देखी तो उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। पहले तो उसे आश्चर्य हुआ कि राजा आदियन इतनी सेना कहां से लाए हैं। आखिर रिपोर्ट्स में कहा गया था कि राजा आदियन के पास करीब 1 लाख बेकार सेना है जिन्हें वह आसानी से हरा सकता है। लेकिन ये सेनाएं बेकार के अलावा कुछ भी नहीं दिख रही थीं। बेकार मेरी गांड, ये सैनिक मेरी अपनी सेना से भी ज्यादा प्रशिक्षित दिखते हैं। लेकिन तभी हमजा ने स्टारिन साम्राज्य का झंडा देखा। स्टारिन साम्राज्य की सेना इतनी जल्दी यहां कैसे आ गई?
तर्क के अनुसार पूर्वी क्षेत्र से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक आने में कम से कम 2 से 3 सप्ताह का समय लगना चाहिए, जब तक कि स्तारिन साम्राज्य ने टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग नहीं किया, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत सारा पैसा खर्च करना होगा। सिर्फ यह सोचकर कि स्तारिन साम्राज्य को यहाँ अपनी सेना भेजने में कितना पैसा खर्च करना पड़ा होगा, हमजा का दिल दुखने लगा। इतना सारा पैसा बर्बाद हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि एक बेकार राज्य को बचाने से क्या अच्छा होगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास एक मध्य 5वें क्रम का साधक है, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। यह सोचकर हमजा ने अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पा लिया। इस दौरान मेथिया साम्राज्य में मेथिया सम्राट बहुत ही शांत और खुश दिखाई दे रहे थे। उनकी खुशी का एक कारण है, और वह कारण है इको नेक्सस सम्राट रजत से उन्हें मिला वादा। जब तक मेथिया साम्राज्य युद्ध समाप्त होने के बाद हेफेस्टस साम्राज्य के सभी क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लाने में कामयाब हो जाता है, तब तक मेथिया साम्राज्य को हेफेस्टस साम्राज्य के क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा अपने नियंत्रण में रखने की अनुमति होगी। यह सुनकर केडेन ग्रीन बहुत खुश हुआ। ग्रीन लंबे समय से अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण की ओर करना चाहता था। जब तक हेफेस्टस साम्राज्य उसके नियंत्रण में रहेगा, वह अपने साम्राज्य के कुल राजस्व को लगभग 3 से 4 गुना तक बढ़ा सकेगा। उसके लिए हेफेस्टस साम्राज्य एक खजाना है जो अभी भी अज्ञात है। महाराज, आप क्या पीना चाहेंगे? मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य की तरह मेथिया साम्राज्य के पास भी एक कलाकृति थी, जिससे वे देख सकते थे कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। अपने बेटे को 5 लाख ग्रीन का नेतृत्व करते देख उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ। उनका शरारती बेटा आखिरकार बड़ा हो गया था। मुझे वह दूध वाली शराब लाओ जो तुमने पहले बीस्ट महाद्वीप से खरीदी थी। दूध वाली शराब बीस्ट महाद्वीप और बीस्ट जाति के बीच बहुत मशहूर है। मनुष्य या जातियां ज्यादातर दूध वाली शराब को उसकी गंध के कारण पसंद नहीं करती, लेकिन ग्रीन को दूध वाली शराब पीने में कोई परेशानी नहीं हुई। वास्तव में उसे दूध वाली शराब बहुत पसंद थी। प्रधानमंत्री किसी को बुलाकर महामहिम के लिए दूध शराब लाने वाले थे। तभी एक नौकर हाथ में एक पत्र लेकर उनके पास आया। लिफाफे का चांदी जैसा रंग देखकर ग्रीन को तुरंत एहसास हो गया कि यह पत्र रजत ने ही भेजा है। ग्रीन ने तुरंत पत्र ले लिया। ग्रीन, यह एक आपातकालीन स्थिति है। पहली लड़ाई अभी अभी समाप्त हुई है और परिणाम पूरी तरह से अप्रत्याशित था। मिस्टिक स्प्रिंग एम्पायर हार गया है। 5 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए। उग्रसेन सम्राट ने युद्ध के मैदान में 5 लाख सैनिकों को भेजने के लिए टेलीपोर्टेशन सरणी का इस्तेमाल किया है। मुझे लगने लगा है कि वासु ने अपने सैनिकों को सभी युद्ध क्षेत्रों में भेज दिया है। युद्ध शुरू होने से पहले आपको उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यह पढ़कर ग्रीन पूरी तरह चौंक गया। वह चौंक गया और गिनने लगा कि वासु को टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करके 5 लाख सैनिकों को भेजने में कितने सोने के सिक्के खर्च होंगे। माना पत्थरों की कीमत हमेशा बढ़ती रहती है। 5 लाख सैनिकों के लिए लगभग 10 लाख या शायद इससे भी ज्यादा मैना पत्थरों की जरूरत होती होगी। ग्रीन का दिल लगभग रुक गया जब उसने महसूस किया कि उग्रसेन साम्राज्य ने सिर्फ 5 लाख सैनिकों को भेजने के लिए लगभग 10 लाख शाही सोने के सिक्के खर्च किए हैं। अगर वासु इतना पागल है कि वह अन्य युद्ध क्षेत्रों के साथ भी ऐसा ही करता है, तो संख्या अभी भी बढ़ जाएगी।
40 करोड़ शाही सोने के सिक्के कोई छोटा मजाक नहीं है। 40 करोड़ शाही सोने के सिक्के 4 बिलियन सोने के सिक्के हैं। यहाँ तक कि मेथिया साम्राज्य भी दिवालिया हो जाएगा यदि वह 4 बिलियन सोने के सिक्के खर्च करता है। अभी यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसका मतलब है कि मेरे बेटे को 10 लाख सैनिकों के बजाय 100 लाख सैनिकों की आवश्यकता है। 6 लाख सैनिकों का सामना करना पड़ेगा। मुझे उसे रोकना होगा। ग्रीन किसी को आदेश देने ही वाला था कि वह उसके बेटे को संदेश दे कि वह तुरंत पीछे हट जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इस्तारिन साम्राज्य और हेफेस्टस साम्राज्य की सेनाओं को देखकर उसके शब्द गले में अटक गए थे। अगर विपत्ति भी यहीं आ गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं अपने बेटे के बारे में भूल जाऊंगी। मेथिया सम्राट घबरा गया था। उसे पता था कि उसका बेटा जीवन मरण की स्थिति में था। उसे कुछ करना था, लेकिन उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। यहां तक कि एक शिखर 5वें क्रम का साधक भी समय पर अपने बेटे तक नहीं पहुंच पाएगा। दृश्य परिवर्तन। दूसरा युद्ध आखिरकार शुरू हो गया था। सेनापतियों के आदेश के तहत दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। तीरंदाजों ने अपने तीर छोड़े, मैजिक तोपों ने विस्फोटक तोप के गोले दागे। माहौल गर्मा गया। जब सभी लड़ रहे थे, वासु ने अपना ध्यान मध्य 5वें क्रम के साधक पर केंद्रित रखा। सिलास युद्ध के मैदान में होने के बावजूद पूरी तरह से शांत था। वह इतना शांत इसीलिए था क्योंकि दुश्मन के पास कोई शक्तिशाली साधक नहीं था जो उसे रोक सके। गाना गुनगुनाते हुए उसने एक ड्रैगनियन को उसके गले से पकड़ लिया और अपने दाहिने हाथ से उसे हवा में उठा लिया। तुम्हारे पास ड्रैगन की आभा है, लेकिन तुम एक कीड़े की तरह कमजोर हो। दयनीय। सिलास ड्रैगनियन की जान लेने ही वाला था कि उसके दाहिने हाथ पर एक छोटा सा घाव दिखाई दिया। सिलास उलझन में उस घाव को देखने लगा, लेकिन जब उसने देखा कि वह घाव धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसकी उलझन भय में बदल गई। जो घाव दिख रहा था वह वास्तव में वह जगह थी जहां से उसका दाहिना हाथ कटा था। आहा! जैसे ही उसका दाहिना हाथ जमीन पर गिरा, सिलास ने उसका हाथ पकड़ लिया और गहरी पीड़ा में चिल्लाया। ड्रैगनियन जमीन पर गिर गया। वह खड़ा हुआ और सोचने लगा कि उसे किसने बचाया। तभी उसने देखा कि वासु सिलास के पीछे खड़ा था। वासु को देखकर उसने ड्रैगन सम्राट के हाथों में सब कुछ छोड़ दिया और अन्य सैनिकों को मारने पर ध्यान केंद्रित किया। इस बीच सिलास ने पलटकर उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने अभी अभी ऐसा किया था। क्या गति है! जब उसने मेरा हाथ काटा तो मैं उसे देख भी नहीं पाया। वह बहुत ताकतवर है, इतना ताकतवर कि मैं उसके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। सिलास को उनके बीच शक्ति का अंतर महसूस हुआ। सिलास ने एक छोटे लड़के को देखा जिसका पूरा शरीर लाल बिजली से घिरा हुआ था। उसके पीछे लाल आग की 7 गेंदें तैर रही थीं। गड़गड़ाहट। इसी समय आसमान में अंधेरा छाने लगा। तुम वासु हो? सिलास ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत इतनी खराब होगी कि उसे वासु यहां मिलेगा। मर जाओ। वासु को इस आदमी से बात करके अपना समय बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस आदमी में कुछ भी दिलचस्प नहीं था। उसने सादे काले कपड़े पहने थे। वह 5 फीट 4 इंच लंबा था और उसका शरीर मांसल था। उसके काले बाल और काली आंखें थीं। वासु के पीछे से 7 लाल रंग की ज्वालाएं सिलास की ओर बढ़ीं। सिलास के बचने के बारे में सोचने से पहले ही हमला उस पर पहुंच गया। अगले ही पल सिलास ने पाया कि उसका पूरा शरीर लाल रंग की ज्वाला से ढका हुआ है। सामान्य लपटें
उसके जैसे मध्य पांचवें क्रम के साधक को प्रभावित नहीं करती। लेकिन क्रिम्सन फ्लेम इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली ज्वाला थी। खुद को जिंदा जलता हुआ महसूस करते हुए सिलास दर्द से चीखने लगा, लेकिन 10 सेकंड के भीतर उसकी चीखें फीकी पड़ गईं, क्योंकि उसका शरीर राख में बदल गया। नील, आपने एक मध्य पांचवें क्रम के साधक को मार दिया है। आपके अनुभव अंक भविष्य में उपयोग के लिए सहेज लिए गए हैं। यह देखकर वासु ने सोचा कि क्या वह कुछ अनुभव बिंदुओं का उपयोग करके सीधे शुरुआती 4 क्रम में कूद जाएगा। वह वास्तव में उस स्तर तक पहुंचने के करीब था, लेकिन उसने स्तर न बढ़ाने का फैसला किया। वह जल्दी में नहीं था और न ही वह हताश था। उसे किसी शक्ति या ताकत की जरूरत नहीं थी। वह अपनी वर्तमान शक्तियों की सीमाओं की खोज करने के लिए कुछ समय लेना चाहता था। जब सिलास की मृत्यु हुई तो हमजा ने सबसे पहले इस बात को नोटिस किया। हेनरी के विपरीत, जो उग्रसेन और हेफेस्टस सैनिकों के साथ लड़े थे, हमजा एक आलीशान कुर्सी पर बैठा था और उसके चारों ओर 4 शक्तिशाली गार्ड थे और उसकी रक्षा कर रहे थे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हमजा को कुछ भी न हो जो उनका स्वामी था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या वह हमजा को उसके पिता ने यहां आने से पहले ही एक खास व्यक्ति के बारे में चेतावनी दे दी थी? उसके पिता ने उससे कहा था कि जैसे ही वह लाल बिजली या लाल लौ देखे या बिना किसी कारण के आसमान को काला होते देखे, उसे जितना हो सके भाग जाना चाहिए, क्योंकि विपत्ति यहां थी। मुझे भागना होगा। हमजा के चेहरे से पहले वाला अहंकार पूरी तरह गायब हो गया। हमजा ने जल्दी से अपने गार्डों को आदेश दिया कि वे उसे इस जगह से बाहर ले जाएं। एक महिला की तरह हमजा को उसके एक गार्ड ने ले जाया, जबकि बाकी 3 उसके पीछे चल रहे थे और यह सुनिश्चित कर रहे थे कि कोई भी चौथे राजकुमार पर कोई हमला न करे। वासु को नहीं पता था कि मेथिया सम्राट वासु को विपत्ति कहते थे। वह एक चलती फिरती सेना थी जो अपनी शक्तियों से एक साम्राज्य को नष्ट करने में सक्षम थी। इस बीच मेथिया सम्राट ने देखा कि वासु के हाथों सिलास कितनी आसानी से मर गया। इस समय उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके सिर से मुकुट जमीन पर गिर गया था। लाखों लोगों के जीवन को नियंत्रित करने वाला और इस महाद्वीप पर किसी भी भूमि को जीतने की ताकत रखने वाला सम्राट बहुत हताश और असहाय दिख रहा था। इस समय वह हर उस देवी देवता से प्रार्थना कर रहा था जिसके बारे में वह सोच सकता था। वह चाहता था कि कोई चमत्कार हो। वह अपने बेटे की जान आपदा से बचाने के लिए चमत्कार चाहता था। वासु ने हमजा को भागते हुए देखा। वह ऐसा नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वासु ने धीरे धीरे हमजा का पीछा करना शुरू कर दिया। उसने जानबूझकर हमजा से दूरी बनाए रखी, क्योंकि वह उसके चेहरे पर उस डरी हुई नजर को देखना और उसका आनंद लेना चाहता था। इस बीच एडियन और अन्य लोगों ने देखा कि वासु ने पहले ही सिलास को मार दिया है। चूंकि दुश्मन पक्ष से मध्य 5वें क्रम के कल्टीवेटर की मृत्यु हो गई थी, इसने उग्रसेन और हेफेस्टस सेना के मनोबल को बढ़ावा दिया। अब उन्हें मध्य 5वें क्रम के कल्टीवेटर के उन पर हमला करने से डरने की जरूरत नहीं थी। तेज गति से आगे बढ़ो, हमजा ने घबराए हुए स्वर में चिल्लाया, क्योंकि उसने वासु को शांति से उनका पीछा करते देखा। चाहे वे कितनी भी तेज गति से आगे बढ़े, वासु उनके ठीक पीछे था। जो कोई भी वासु के रास्ते में आने की कोशिश करता या जो भी उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता, उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाता। चारों गार्ड खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहे थे।
यह तथ्य कि वह कुछ ही सेकंड में सिलास को मार सकता है उसकी भयानक शक्ति को दर्शाता है। 4 रक्षकों में से एक हमजा को लेकर आगे की ओर भाग रहा था। अन्य 3 रक्षक जानबूझकर पीछे रह गए ताकि वासु पर नजर रख सकें और अगर वह उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाए तो उस पर हमला कर सकें। भले ही वे किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं हरा सकते जो कुछ सेकंड के भीतर मध्य 5वें क्रम की साधना को मार सकता है, उन्हें उम्मीद थी कि उनके बलिदान से उनके स्वामी बच निकलेंगे। वह कहां गया? एक गार्ड को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसे वासु कहीं भी नहीं दिखाई दिया। गार्ड ने अपने दाएं और फिर बाएं देखा कि क्या वह वासु को ढूंढ सकता है। नहीं, वह पहरेदार को एहसास हुआ कि वासु कहां हो सकता है। जैसे ही उसकी नजर बिजली की गति से घूमी, एक काली तलवार ने उसके सिर को उसके शरीर के बाकी हिस्सों से अलग कर दिया और उसका सिर हवा में उड़ गया। गार्ड ने अचानक खुद को हवा में उड़ता हुआ पाया। उसकी आंखें वासु को देखने में कामयाब रहीं, जो उसके शरीर के सामने खड़ा था। लाल दानव लाल बिजली में लिपटा हुआ था। उसकी ठंडी और भावहीन लाल आंखें ही वह आखिरी चीज थी जो उसने होश खोने से पहले देखी थी। आपके पास एक शीर्ष 4थे क्रम कल्टीवेटर है। आपके अनुभव अंक सहेजे गए हैं। पीक 4थे क्रम कल्टीवेटर की गति बहुत तेज थी, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। अगले ही पल जब हमजा ने पीछे मुड़कर देखा कि वासु कहां है, तो वह अपने पीछे दूर पड़ी 3 लाशों को देखकर भयभीत हो गया। अगले ही पल हमजा को ले जा रहा गार्ड भी रुक गया। हमजा ने पलट कर देखा। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसकी पुतलियां सुई के आकार की हो गईं और वह लाल दानव को घूरने लगा। एक शीर्ष 4 क्रम साधक के लिए आप बहुत तेज हैं। औसत शीर्ष 4 क्रम साधकों से भी ज्यादा तेज। ये बहुत प्रभावशाली है। दुर्भाग्य से अब मरने का समय आ गया है। वासु यहाँ किसी को अपनी सेना में भर्ती करने के लिए नहीं था। युवा मास्टर, आपको भागना ही होगा। जब तक आप निकटतम शहर तक नहीं पहुंच जाते, तब तक भागना बंद न करें। मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा। गार्ड को हमजा की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया गया था। वह हमजा की रक्षा के लिए अपनी जान देने से भी नहीं हिचकिचाएगा। हमजा ने सावधानी से वासु को देखा और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। जब वह वासु से करीब 15 मीटर दूर था, तो उसने पीछे देखे बिना पूरी गति से दौड़ना शुरू कर दिया। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम्हारा युवा स्वामी मुझसे बचकर भाग सकता है? वासु ने अपनी तलवार अपने दाहिने कंधे पर रखी और मुस्कुराते हुए पूछा। गार्ड ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका युवा मालिक बिना पीछे देखे भाग रहा था। वासु की ओर देखते हुए वह अंततः बोला, अगर युवा स्वामी के बचने की 1% भी संभावना है, तो भी यह इसके लायक है। क्या होगा अगर मैं तुम्हारे उस युवा मास्टर को बिना हिले डुले और तुम्हारी आंखों के सामने ही मार दूं? गार्ड ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वासु ने अपनी काली तलवार हमजा की ओर तान दी, जो सीधी रेखा में भाग रहा था। तुम्हारी हिम्मत मत करना। गार्ड अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसने आसमान से एक तेज लाल बिजली गिरने की आवाज सुनी। बूम! जब उसने हमजा को जमीन पर मरा हुआ पाया तो उसकी पुतलियां फैल गईं। लाल बिजली ने उसके पूरे शरीर को मांस के एक काले टुकड़े में बदल दिया था, जिसे पहचाना नहीं जा सकता था। देखो, ये तो बहुत आसान था। वासु ने ऐसे कहा जैसे यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जिसकी रक्षा करना उसे सिखाया गया था, उसे ही मरते देख आखिरी बचा हुआ रक्षक टूट गया। Listen to this audiobook
The Rise of the Celestial Emperor and His Seven Brides, only on the AS Novel Boy YouTube channel. Let's continue. अच्छा करने के लिए दिमाग में बैठा दिया गया था, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अब जब वह असफल हो गया था तो उसे अचानक लगा कि उसका जीवन अर्थहीन हो गया है। उसे अचानक लगा कि उसने अपना उद्देश्य खो दिया है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्रोध, उदासी, हताशा, निराशा और दिल में व्याप्त खालीपन ने उसके मन को प्रभावित किया। गुस्से में वह वासु की ओर बढ़ा और उसे मारने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश तुम ऐसा करने के लिए बहुत कमजोर हो, बुरा मत मानो, वासु ने कहा, और उसने आखिरी गार्ड का सिर धड़ से अलग कर दिया। आपके पास एक शीर्ष 4 क्रम कल्टीवेटर है। आपके अनुभव अंक सहेजे गए हैं। यह खत्म हो गया है। मेथिया सम्राट अपने बेटे की मौत देखकर जमीन पर बैठ गया। सम्राट ने अपने एक अनमोल बेटे को खो दिया था। सम्राट अपने बेटों को अपनी बेटियों से ज्यादा प्यार करता था। अब जब उसने अपने एक बच्चे को खो दिया है तो एक पिता के तौर पर उसे इस दुनिया में किसी भी अन्य नुकसान से ज्यादा दुख हुआ, और एक सम्राट के रूप में उसने अपने संभावित उत्तराधिकारियों में से एक को खो दिया। यह दर्द सम्राट के लिए बर्दाश्त से बाहर था। वह दर्द में था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शक्तिशाली और गर्वित सम्राट इस दुनिया की भावनात्मक उलझनों से बच नहीं सका और किसी भी अन्य बुद्धिमान प्राणी की तरह टूट गया। यह युद्ध का सबसे बुरा पक्ष था। दोनों पक्षों के लोगों का मरना तय है। युद्ध से लाभ कमाने की उम्मीद केवल उन्हीं लोगों को है जो समाज और सामाजिक सत्ता संरचना के शीर्ष पर खड़े हैं। इस युग और दुनिया में ये लोग आमतौर पर राजा, सम्राट और सम्राट होते हैं। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी बहादुरी को मेथिया के लोग हमेशा याद रखेंगे। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं भूलने दूंगा। मैं 10,000 लोगों की जान लेकर इस दर्द को इस तारिन सम्राट को लौटा दूंगा। मैं तुम्हारी मौत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इससे पहले कि मेथिया सम्राट इस युद्ध को अनावश्यक युद्ध समझ पाता, उसे लगा कि इकोनेक्सस सम्राट सिर्फ स्टारिन साम्राज्य से निपटने और एक ऐसे शक्तिशाली देश को खत्म करने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा था जो भविष्य में उन्हें उखाड़ फेंक सकता था। लेकिन अब अपने बेटे की हत्या करके वासु ने मामले को व्यक्तिगत स्तर पर ले लिया है। सम्राट ने अपने प्रधानमंत्री की ओर देखा, क्योंकि सम्राट के चारों ओर एक अंधकारमय और उदास आभा छा गई थी। किसी को मेरे बेटे के शव को वापस लाने के लिए भेजो। आज का दिन एक काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। आज हमने न केवल 5 लाख सैनिकों को खो दिया, बल्कि हमने चौथे राजकुमार को भी खो दिया। आज मेथिया साम्राज्य के सबसे काले दिनों में से एक है। अगले 7 दिनों तक चौथे राजकुमार की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए मेथिया साम्राज्य के भीतर किसी भी तरह के उत्सव या त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। किसी भी तरह का मनोरंजन, चाहे वह बार हो या लव होटल या वेश्यालय, बंद रहेंगे। समझ गया। आज हर शहर, हर कस्बे और हर गांव में सार्वजनिक घोषणाएं की जाएंगी। जो नियम तोड़ता है उसे मार डालो। सैनिकों और सरदारों से कहो कि वे किसी पर दया न करें। अगर कोई ऐसा पाया गया कि वे दया दिखा रहे हैं या अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को 7 दिनों तक बर्फ के कमरे में यातना दी जाएगी और फिर सार्वजनिक रूप से उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आखिरी वाक्य सुनकर प्रधानमंत्री डर से कांप उठे।
आइस चैम्बर एक विशेष यातना कक्ष है। जो लोग उस कक्ष में यातना पाते हैं वे आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं। यातना इतनी तीव्र होती थी कि यह मौत से भी बदतर होती थी। आइस चैम्बर में भेजे गए कैदियों के लिए अपनी जान लेना आम बात थी, क्योंकि उन्हें मौत से भी ज्यादा आइस चैम्बर से डर लगता था। एक और बात, रजत को एक पत्र लिखो और उसे सब कुछ बताओ जो हुआ। मैथिया सम्राट ने थके हुए स्वर में कहा। उस आदमी ने अभी अभी अपना बेटा खोया है। वह भावनात्मक रूप से इतना स्वस्थ नहीं था कि रजत को पत्र लिख सके। इसीलिए उसने अपने प्रधानमंत्री से उसकी नौकरी छीनने के लिए कहा। लेकिन महाराज, लड़ाई अभी भी जारी है। कोई बात नहीं, हम पहले ही हार चुके हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि 5 लाख सैनिक वासु को रोक सकते हैं? सम्राट के जोरदार शब्दों को सुनकर प्रधानमंत्री ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसे भी एहसास हो गया कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। वे यह लड़ाई हार चुके थे। इस बार उनका नुकसान बहुत बड़ा था। ठीक है, दृश्य परिवर्तन। कुछ मिनटों के बाद जब लड़ाई शुरू हुई तो सभी ने कुछ अजीब देखा। हेफेस्टस साम्राज्य के सैनिक दूसरे सैनिकों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। हेफेस्टस साम्राज्य के सैनिक धीमे थे, उनमें से कुछ मोटे थे, उनकी सहन शक्ति बहुत कम थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्य सैनिकों के विपरीत उनमें से लगभग सभी अपने साथ कोई हथियार या कवच नहीं लाए थे। ऐसा नहीं है कि वे अपने साथ कोई हथियार नहीं लाना चाहते थे, यह सिर्फ इतना है कि उन्होंने यह सोचकर अपने हथियार बेच दिए थे कि ऐसा कभी नहीं आएगा जब उन्हें हथियारों का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। यह भी एक कारण है कि सैनिक अपने राजा से इस युद्ध में शामिल